अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सना खान। नाज़रीन, अभी हालिया दिनों के अंदर 38 समिट हुआ अफ्रीकन यूनियन का, और इसके अंदर जो है उसने अपना नया चेयरमैन मुंतखब किया, जो कि इस वक्त है महमूद अली यूसुफ। और ये जो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जिबूटी के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं। और इससे पहले जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड, वो जो है इसके अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन थे। और ये बेसिकली जो ओहदा होता है, ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है अफ्रीकन यूनियन की, जिसे कहा जाता है अफ्रीकन यूनियन कमीशन। ये उसके लिए इनको मुंतखब किया जाता है। एक 4 ईयर का एक एग्जेक्टिव टर्म होता है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाड, उन्होंने तकरीबन जो है टू बैक 4 ईयर कंजेक्टिव टर्म्स जो है तकरीबन, यानी कि 8 साल दुरानिया उनके जो है एज चेयरमैन अफ्रीकन यूनियन कमीशन का वो उन्होंने काम किया। और अब ये जो महमूद अली यूसुफ साहब, जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जिबूटी जो तैनात हुए हैं, मुंतखब बल्कि हुए हैं, मुंतखब ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा। तो ये जो बाई पार्टीजन कंसेंसस के तहत मुंतखब हुए हैं, इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज़ करना जो है मकसद है इन तमाम ममालिक का, जो कि इस वक्त जिन्होंने इनको ये मैंडेट दिया, मुंतखब किया अफ्रीकन यूनियन का। अच्छा, इसकी सिग्निफिकेंस आपको बताएंगे कि अफ्रीकन यूनियन क्यों इतनी ज़्यादा जो एक ख़ास तौर पर करंट जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर जो सिचुएशन है, इक्वेशन बन रही है इस वक्त, उसके अंदर क्यों इसकी इतनी रेलेवेंस है। और इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात, इनके जो मेन अफ्रीकन यूनियन के स्टेक होल्डर्स हैं, वो तकरीबन 1.5 बिलियन अफ्रीकन पीपल, यानी कि 1.5 बिलियन पीपल ऑफ देयर अर्थ, ये अफ्रीका के अंदर जो है वो रहते हैं। और जब इतनी बड़ी कसीर आबादी, इतनी बड़ी दुनिया के रिसोर्सेज, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब एक जगह पर होती है, तो वहाँ पर जब ऐसी तंजीमें बनती हैं अफ्रीकन यूनियन, और वो एक कॉन्टिनेंटल बॉडी के तौर पर ऑपरेट करती है, तो उसकी सिग्निफिकेंस जो है, उसकी रेलेवेंस, उसका लास्टिंग इम्पैक्ट पूरी दुनिया के ऊपर भी रेजोनेट करता है। तो अफ्रीका जो है वो दुनिया भर के अंदर उसके हवाले से यही हमारे सामने हेडलाइंस भी बनती हैं, खबरें भी यही आती कि बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रिडन और बड़ा ही एक डिफिकल्ट किस्म का रीजन है, जहाँ पर जो है वो लोकल इंसर्जेंसीज, लोकल सिविल वॉर्स, मिलिशियाज, टेरर प्रॉक्सीज, ये सब के सब ड्रग कार्टल्स ये ऑपरेट कर रहे होते हैं रीजनल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर। उसके साथ साथ जो एक ट्रांस नेशनल थ्रेट भी ऐसे रीजन से दुनिया के सामने आता है, और उसको काउंटर करना भी पूरी दुनिया की एक जिम्मेदारी है। ऐसे में जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि अफ्रीकन यूनियन है, जिसमें तमाम ममालिक, जो अफ्रीकन ममालिक है, उनका एक मुश्तरका मैंडेट है, वो बड़े कारगर साबित हो सकते हैं इस किस्म की जो थ्रेट उस कॉन्टिनेंट से एमिनेट हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा, एक दर्द सर बन सकते हैं। अब जब अफ्रीकन यूनियन का एक नया बड़ा तवाना किस्म का, एक जिसका एक डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस भी है, एक ऐसा बंदा जो है वो मुंतखब होता है, तो दुनिया को ये उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं कि इसका जो बर्निंग थिएटर्स ऑफ वॉर अफ्रीका के अंदर है, जिसमें एक सूडान का मसला है, और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहाँ पर भी इस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट है। मोज़म्बिक के अंदर हमने देखा कि 1.3 मिलियन लोग इस वक्त भी डिस्प्लेस्ड हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा एक जिसे कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक ब्लैक स्लाइड, ये जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइड है, ये आप देखते हैं कि सेंट्रल और नॉर्दर्न जो है अफ्रीका के अंदर इस वक्त जारी सारी है, जहाँ पर रिपीटेड बैक टू बैक कू हमें देखने में नजर आए। इसके अलावा एरिट्रिया, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो भी कैद हैं। तुनीसिया के अंदर भी इस वक्त डेमोक्रेसी जो है वो ऑटोक्रेसी की फॉर्म के अंदर काम कर रही है। तो ये जो तमाम सिचुएशंस हमें नजर आती हैं, इसको काउंटर करने के लिए महमूद अली यूसुफ, जो कि नए चेयरमैन है अफ्रीकन यूनियन कमीशन के, इनका क्या विजन है। उन्होंने अपनी जो ये स्पीच की है, जो वेलकम स्पीच थी उनकी, उसके अंदर उन्होंने अपने कुछ गोल्स हाईलाइट किए कि वो क्या करने जा रहे हैं रीजन के लिए, कॉन्टिनेंट अफ्रीका के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर उनका सबसे अहम तरीन नुकता ये था कि वो आकर गुड गवर्नेंस के ऊपर काम करेंगे। गुड गवर्नेंस के साथ साथ वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और इंस्टीट्यूशंस जो है, इदारे, उनको स्ट्रेंथन करेंगे रीजन के अंदर। और इसके साथ साथ उन्होंने इस अज़म का यादा किया कि वो ऐसा पीस मेकर जो है रीजन के लिए काम करेंगे। मगर अगर हम ये पीस मेकिंग के हवाले से अफ्रीकन यूनियन का मैंडेट देखें, तो एक नोटेबल, एक रिसेंट बहुत बड़ी कामयाबी अफ्रीकन यूनियन के क्रेडिट के ऊपर तो मौजूद है, जिसका तस्करा करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
हमने देखा कि जो एथोपिया है उसके अंदर जो है उसको एक बड़ी खतरनाक तरीन एक इंसर्जेंसी का सामना था, जिसको लीड कर रहा था टिग्रे लिबरेशन फ्रंट, जो अच्छा टीएलएफ या फिर टिग्रे लिबरेशन फ्रंट जो है, ये बड़ा लीथल किस्म का बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप था, बड़ा हैविली आर्म था, और इसने जो सिविल वॉर जो है तबाही मचा दी थी एथोपिया के अंदर। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन की एफर्ट्स की वजह से ये वाली जो सिविल वॉर है इसका खात्मा हो जाता है, ये तकरीबन जारी रहती है 2020 से 2022 के दौरान। उस दौरान जो है साथ साथ ये काम हो रहे होते हैं, रोबस्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हो रही होती हैं। उसके बाद ये एक मुआहदा तय पाता है जिसको कहा जाता है मेडिएशन ऑफ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, और ये जो है इथोपियन गवर्नमेंट और टिग्रे लिबरेशन फ्रंट के दरमियान जो है मुआहदा तय पा जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि एथोपिया को जो है इस प्रॉक्सी सिविल वॉर से उसकी उस अफरेद से उसकी जान छूटती है। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जो मोज़म्बिक है और सूडान है, ये जो बड़े एक्टिव बर्निंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और साथ में कॉन्गो भी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी, ये तमाम के तमाम मसाइल गवर्नेंस इश्यूज हैं। इनकी जड़, इनकी जो बुनियाद है इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स की, अगर आप इसकी डीप स्टडी करें तो इसमें मेन अहम तरीन नुक्ता जो सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो गवर्नेंस का मसला है। चूँकि हमने ये देखा कि कैसे ये वाली जो ममालिक है इसके अंदर इतना हैव्स और हैव्स नोट के दरमियान इतना वसी तरीन खलीज इसके अंदर पाई जाती है, और इसके साथ साथ देखते हैं कि चंद तबकात रिसोर्स के ऊपर काबिज है ममालिक के अंदर। और उसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि बैक टू बैक जो है अनपॉपुलर रजीम अपने आप को दोबारा फ्लॉड इलेक्शंस के तहत मुंतखब करती आई हैं, जिसका नतीजा कू वगैरह की फॉर्म में, सिविल वॉर की फॉर्म में निकलता है। और फिर आम आदमी जो है उनको बेसिक नेसेसिटीज, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस, सोशो इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल कोई भी किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट उन्होंने नहीं की है। तो इस ज़मन में एयू की एक और बॉडी जिसकी बड़ी अहमियत है वो है अफ्रीकन गवर्नेंस आर्किटेक्चर। अच्छा, ये जो एजीए भी जिसको कहा जाता है, अगर तो मोहम्मद महमूद अली यूसुफ अगर एजीए को स्ट्रेंथन कर देते हैं और जो गवर्नेंस के मसाइल, सोशो पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मसाइल, और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स आकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अगर इम्प्रूव करने के लिए तमाम ममालिक को अगर वो साथ लेकर चलते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं, हमें ये अखज़ कर सकते हैं नतीजा कि अफ्रीका के अंदर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो सिविल वॉर्स हैं, जो लोकल लेवल के ऊपर मिलिशियास काम कर रही हैं, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, इनको तमाम का कोई जवाब नहीं रहेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि जो टेररिज्म होती है, हर तरह की मिलिटेंसी और टेररिज्म, दहशतगर्दी, सेपरेटिज्म के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है जिसको जिंदा रखे हुए होती है। लेकिन वो वाली आइडियोलॉजी जो है उसको आप डिफीट, उसको शिकस्त कैसे दे सकते हैं? गवर्नेंस के ज़रिए से, ह्यूमन डेवलपमेंट के ज़रिए से, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करके, इंसानों के अंदर इन्वेस्ट करके, और एक जो हैव्स और हैव्स नोट की जो डिवाइड है और जो रिसोर्सेज है उनकी गैर मुसावित तकसीम है, जब इसको आप ख़त्म करते हैं तो ये मिलिटेंट अप्रोच जो होती है वो खुद ही अपने आप अपने एक मौत मर जाती है। ऐसा ही लगता है कि वो कुछ महमूद अली यूसुफ जो है उन्होंने भी इस अज़म का इरादा तो किया है, मगर इसके अंदर जो है कुछ पिटफॉल्स भी हैं, और इसके अंदर उनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं अफ्रीकन यूनियन के मैंडेट के अंदर काम करने के लिए। उसमें सबसे अहम तरीन ये है कि अफ्रीका के अंदर जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक राइट्स को, सिविल लिबर्टीज़ और ह्यूमन राइट्स को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, और ना ही वो इस किस्म की कॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अफ्रीकन यूनियन है, इसको किसी किस्म का ख़ास मैंडेट अपनी पावर्स रिलिंक्विश करने के हवाले से ना ही संजीदा नज़र आते हैं, ना ही इसको मैंडेट देते हैं, ना ही वो इसको एम्पावर होने देते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमंस एंड पीपल्स राइट उसकी एक रिपोर्ट 2022 में जो पब्लिश हुई है वो आपके सामने रखूं, तो उसके मुताबिक जो अफ्रीकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी सिर्फ 7% जजमेंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट अब तक हुई हैं, उनके साथ कंप्लायंस हुई। इसके अलावा किसी भी किस्म के उसके डिसीजन के ऊपर कोई कंप्लायंस नहीं हुई। तो ये इसका यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन यूनियन जो है उसकी लिमिटेशंस मैंडेट के हवाले से भी हैं, पावर स्ट्रक्चर के हवाले से भी हैं। चूँकि हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस के ऊपर बिलीव किया जाता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन टैक्टिक्स जो है वो बड़ी पॉपुलर होती है, जिसमें आप ये भी देखते हैं कि पूरे रीजन के अंदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं वो बड़ी ख़राब, बड़ी जो है ख़तरनाक तरीन सिचुएशन के अंदर ट्रैप हैं। इसके अलावा आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको वहाँ पर डील किया जाता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर अपोजिशन फोर्सेस को दबाने के लिए, उनको एलिमिनेट करने
کے لیے, ان کو اینیلیٹ کرنے کے لیے ہر طرح کا غیر انسانی حربہ افریقہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. تو ایسے میں جب ایک ریجن جو کہ ڈیموکریٹک رائٹس, سول لبرٹیز کے اوپر, ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل جو آپ کو رائٹس یو این چارٹر نے بھی دیے ہوئے ہیں, جب اس کے لیے آپ کی سگنیفیکینس ایک ریجن کی نہ ہو, تو ایسے میں جو کانٹیننٹل باڈیز جیسے کہ افریقن یونین ہے, اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ رہتی نہیں, اس کی ریلیونس, اس کی سگنیفیکینس نہیں رہتی. مگر جو اب یہ محمود علی یوسف نئے الیکٹ ہو کر اس کے چیئرمین کے طور پر سامنے آئے ہیں, لگتا ہے ایسا یہ ہے کہ ان کی جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں وہ یوز کرتے ہوئے جو ہے افریقن یونین ایک تو کانفلکٹ سے شاید نکلے گی, اور اس جانب جو ہے قدم بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنی نظریں سوڈان کے کانفلکٹ کے اوپر, اور خاص طور پر جو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے اندر اس کا سول وار جاری ہے, جس نے کئی ملین افراد کو اس کا ڈسپلیس کیا ہوا ہے. وہاں پہ ہنگر, مال نیوٹریشن اور اس کے علاوہ ڈیزیز اور پینڈیمک جیسے مسائل جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں. تو ایسے میں اگر یہ تو کچھ ایک ایسا ٹیسٹ کیس ان کے سامنے آتا ہے جس کو ریزالو کر لیتے ہیں, کوئی ایک کانفلکٹ جو ہے اس کے اندر وہ ایسا کوئی ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں جو مخالف پارٹیز ہیں, مخالف گروپس کے درمیان یا گورنمنٹ کے درمیان اور مخالف پراکسیز کے درمیان, اگر کوئی ایک ایگریمنٹ کرا دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ اپنی ایک ساکھ جما لیں گے, اپنے آپ کو وہ گلوبلی بھی ریکگنائز کرا لیں گے اور ریجنلی بھی اپنی کریڈیبلٹی وہ اسٹیبلش کر لیں گے. مگر اگر وہ اپنے ٹینیور, جو ان کا تو ویسے 4 سال کا ٹینیور ہے, وہ اگر اپنے پہلے سال کے اندر کسی بھی قسم کا امن معاہدہ وہ اسٹیبلش نہیں کر پاتے, تو اس کے ان کو نہ تو ریجن میں سیریس لیا جائے گا, نہ ہی ان کو گلوبلی سیریس لیا جائے گا. مگر اس کا ضرورت اس عمل کی ہے کہ افریقن کانٹیننٹ جو کہ اس وقت بے تحاشا ہیومن ریسورسز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے منرل ریسورسز, معدنیات وغیرہ, نیچرل ریسورسز کا بھی بہت بڑی اماجگاہ ہے, اور اس کو اس وقت ٹیپ کرنا پوری دنیا کے انٹرسٹ کے اندر ہے. تو ایک ایسے ریجن کی اسٹیبلٹی جو ہے ورلڈ اکانومی کو بھی اسٹرینتھن کرے گی, اس کو بوسٹ کرے گی, دنیا کے لیے بھی جو ہے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ افریقن کانٹیننٹ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ڈیزیز کے حوالے سے, جو ڈیزیز جو ہے وہ اس کا پھیلنا, یہ بھی بڑا ایک پریشان کن عنصر ہمیشہ سے رہا ہے افریقہ کے حوالے سے. چونکہ ڈیزیز, ڈیتھ, یہ پینڈیمک, یہ سب کچھ جو ہے کس جگہ پہ, کس انوائرمنٹ میں تھرائیو کرتا ہے, جہاں پر ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں ہوتا, جہاں پہ بیسک سروس ڈلیوری نہیں ہوتی, جہاں پہ سینیٹیشن نہیں ہوتی, جہاں پر کسی بھی قسم کی لوکل گورننس یا کسی بھی قسم کی ریٹ آف گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی, جہاں پہ اپنے انسانوں کو, اپنے شہریوں کو اس طریقے سے ان کے جو شہری رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے. تو افریقن کانٹیننٹ کے اگر یہ گورننس کے مسائل ہینڈل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آٹومیٹکلی کانفلکٹس بھی ریزالو ہو جائیں گے. یہ جو ڈیزیز کا, پینڈیمک کا جو مسئلے آتے ہیں وہاں سے, وہ تمام چیزیں بھی آہستہ آہستہ دم توڑنے لگیں گی. مال نیوٹریشن کے مسائل آپ دیکھتے ہیں, وہاں پہ جو ملیشیاز, وہاں پہ ڈرگ کارٹلز جو وہاں پر ایکٹیو ہیں, وہاں پہ اس قسم کے جو خطرناک ترین کرمنل گینگز جو کہ وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں, جب وہاں پہ آپ لا انفورسمنٹ کو, گورننس کو اسٹرینتھن کریں گے تو یہ تمام کے تمام جو ہے مسائل دنیا کو بھی جو درپیش ہیں تو یہ ہینڈل ہو جائیں گے. تو اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ محمود علی یوسف, ان کا جو مینڈیٹ ہے اور جو ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں 1.5 بلین افریقن پیپل, ان کو کس طریقے سے کیٹر کرتے ہیں, یہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.